हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज यहाँ पे हम लोग टाइडल जो हाइपोथेसिस है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और टाइडल हाइपोथेसिस को हिंदी में बोलते हैं ज्वारीय परिकल्पना। और ये ज्वारीय परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? जीन्स और जेफ्रीज के द्वारा। और ये जो टाइडल हाइपोथेसिस है किसके रिलेटेड है, किस लिए दी गई है? ये हमारी अपनी जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में सन और इंक्लूडिंग सारे जो प्लेनेट हैं उसकी ओरिजिन कैसे हुई, उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे बना, इसके बारे में ये हमें बताता है। ठीक है, तो टाइडल हाइपोथेसिस किसके द्वारा दिया गया? जीन्स एंड जेफ्रीज द्वारा। कब दिया गया? 1919 में। क्या बताता है? ये हमारी सोलर सिस्टम की ओरिजिन और एवोल्यूशन कैसे हुआ उसके बारे में बताता है। तो वैसे टाइडल जो हाइपोथेसिस है वो हमारी अर्ली हाइपोथेसिस में आती है। ठीक है, और अर्ली हमारी जो हाइपोथेसिस थी, जो सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग हमारी ओरिजिन ऑफ अर्थ को जो एक्सप्लेन करता था, उसमें 4 मेजर हाइपोथेसिस थे। पहला हमारा नेबुलर हाइपोथेसिस जो कि 1796 में आया था। दूसरा हमारा चैम्बरलेन मोल्टन की प्लेनेटिस्मल हाइपोथेसिस। ठीक है, प्लेनेटरी नहीं, यहाँ पे प्लेनेटिस्मल हाइपोथेसिस। ग्रहाणु जो हाइपोथेसिस थी वो हमारी 1905 में आए थे। इसके बाद हमारे टाइडल हाइपोथेसिस 1919 में आए थे। फिर बाइनरी स्टार थीरीज। ठीक है, तो वैसे तो हम लोग डिटेल में टाइडल हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार यहाँ पे इंटरकनेक्शन देख लेते हैं। तो नेबुलर हाइपोथेसिस हमारे कांट और लैप्लास द्वारा 1796 में दिया गया था, सबसे पुरानी हाइपोथेसिस थी। इसमें क्या बताया गया था कि जो हमारी सोलर सिस्टम है वो हमारी बड़े नेबुला का पार्ट है, यानी नेबुला से बना हुआ है। और नेबुला एक तरह से रोटेट कर रहा था। रोटेशन में हमारी जो सेंट्रल का पार्ट थी वो हमारे गैसेस के फॉर्म में थी। यहाँ पे सन बना और इस सराउंडिंग में एक तरह से हमारे एक सर्कल, हमारे सर्कुलेशन में हमारे जो जो मटेरियल थे वो एक तरह इकट्ठा होते गए और यहाँ पे प्लैनेट का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये हमारी नेबुलर हाइपोथेसिस थी। तो इसी की जो कमियां रह गई थी उसको सुधारने के लिए अलग अलग हाइपोथेसिस भी आई, जिसमें दूसरा हमारा नंबर है चैम्बरलेन और मोल्टन का। तो चैम्बरलेन मोल्टन ने हम क्या बताया था कि जो हमारी सोलर सिस्टम है 2 स्टार से मिलकर बना हुआ है, मतलब 2 स्टार के कारणों इंट्रैक्शन के कारण हुआ है। पहला हमारा स्टार था प्रिमिटिव और दूसरा हमारा इंट्रूडिंग स्टार। ठीक है, भटकता हुआ हमारा दूसरा स्टार आया। तो यहाँ से जैसे ही पास हुआ तो यहाँ से मटेरियल हमारा निकल के आ गया और इसी से हमारी प्लेनेट बने। ठीक है, तो इतना ही कॉन्सेप्ट चैम्बरलेन और मोल्टन ने दिया हुआ था और इसी को सपोर्ट करते हुए और इसी का एक्सटेंड करते हुए एक्सप्लेन जो ज़्यादा डिटेल में किया वो हमारा आया टाइडल हाइपोथेसिस ने। ठीक है, तो टाइडल हाइपोथेसिस आप बोल सकते हो चैम्बरलेन और मोल्टन का एक्सटेंशनल वर्जन है। तो टाइडल हाइपोथेसिस 1918-1919 में आया और ये भी हमें एक्सप्लेन करता है कि हमारे जो स्टार थे, एक स्टार भटकता हुआ आया और यहाँ पे जैसे नज़दीक में आया, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको अभी छोड़ देते हैं। इसके बाद हमारी लास्ट जो थी बाइनरी स्टार थ्योरी। बाइनरी स्टार थ्योरी भी हमारी 2 स्टार से मिलके बना हुआ हमारा सोलर सिस्टम, ऐसा बोलता है। दोनों स्टार हमारी जो मेन सेंट्रल की जो मासेस थी उसके बेसिस पे रोटेट करते थे। ठीक है, तो इस तरह से रोटेशन हमारा होता था दोनों स्टार का। तो ये हमारी बाइनरी स्टार से हमारी सोलर सिस्टम बनी। इस तरह से चौथी हमारी थ्योरी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टाइडल हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और टाइडल हाइपोथेसिस हमारी किसके द्वारा दिया गया था? जैसा कि डिस्कस किए, जीन्स और जेफ्रीज द्वारा 1919 में। और जीन्स और जेफ्रीज दोनों ही ब्रिटिश स्कॉलर थे। ठीक है, कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि जो टाइडल हाइपोथेसिस 1918 में आया, कहीं पे 1919 भी दिया गया, कहीं पे 1929 भी दिया गया है। ठीक है, तो आप बोल सकते 1918 में आया, 1919 में आया और उसके बाद थोड़ा सा रिफाइन होकर 1929 में आया। तो यहाँ पे थोड़ा सा डेट में कन्फ्यूजन है, बट यहाँ पे आप 1919 आप लिख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा जगह पे 1919 ही लिखा गया। अब चलते हैं मेन जो कॉन्सेप्ट है हमारी टाइडल हाइपोथेसिस की। तो टाइडल हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि इनिशियली हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें सिर्फ सन था और कोई भी यहाँ पे प्लेनेट नहीं थे। और जो सन था वो हमारी लाइटर गैसियस मटेरियल्स बने हुए थे और
इसको टाइडल हाइपोथेसिस ने स्टार्टिंग में बोला प्रिमिटिव सन, ठीक है, प्रिमिटिव सन यानी आदिम जो हमारी सूरज। तो ओवर द टाइम क्या हुआ कि जो एक दूसरा जो स्टार था, तारा था, वो देखो यहाँ पे प्रिमिटिव सन क्या करता था कि प्रिमिटिव सन स्टेशनरी था, एक ही जगह पे था, लेकिन अपने अक्ष पे रोटेट करता था, ठीक है, रोटेशन होती थी लेकिन मूवमेंट या रिवोल्यूशन नहीं होती थी प्रिमिटिव सन का। अब यहाँ पे दूसरा सन को इन्होंने बोला इंट्रूडिंग सन, ठीक है, भटकता हुआ तारा या घूमती हुई तारा, ठीक है। इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक था, इसका जो साइज था अपना प्रिमिटिव सन से बहुत ही ज़्यादा था साइज में, और ये क्या करता था, मूव करता था। हमारे प्रिमिटिव सन क्या करते, स्टेशनरी था, एक ही जगह था, लेकिन ये मूव करते हुए ब्रह्मांड से यानी घूम रहा था, और घूमते घूमते हमारा क्या हुआ कि ये अपने प्रिमिटिव सन के नज़दीक आया, ठीक है। तो जैसे ही घूमते घूमते नज़दीक आया तो यहाँ से फिलामेंट आकार की एक तरह से बल्ज निकला, ठीक है। इससे पहले आप बोल सकते हो कि इस तरह से हमारी सूरज से एक बल्ज निकली, ये वाला है, ऐसा कंडीशन आप बोल सकते हो। जैसे ये हमारे पास आया तो यहाँ पे बल्ज निकली, और सबसे नज़दीक ये जब सन के सबसे नज़दीक हुआ तो ये बल्ब जो थी एक तरह से फिलामेंट टाइप का, हिंदी में इसको तंतु भी बोल सकते हैं, फिलामेंट टाइप का ये बल्ब प्रिमिटिव सन से निकल के ये हमारे ऐसे बाहर आया, और जैसे ही ये इंट्रूडिंग सन दूर गया तो इससे डिटैच्ड हो गया, ठीक है। ये डिटैच्ड हो गया सन से, और इसी डायरेक्शन में इंट्रूडिंग सन जा रहा था, तो फिलामेंट भी क्या हुआ, इसी डायरेक्शन में सन के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, ठीक है। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो इंट्रूडिंग सन था वो हमारी जो प्रिमिटिव सन से मटेरियल को निकाला फिलामेंट साइज का, और एक तरह से यहाँ पे मोमेंटम दे दिया, ठीक है। तो न्यूटन का कौन सा लॉ लगेगा कि यहाँ पे इनिशियली जब एक तरह से मोमेंटम दे दिया घूमने का, तो उसी मोमेंटम से सारे जो फिलामेंट के मटेरियल थे वो हमारी सन के चक्कर ओर लगाने लगे, ठीक है। और बाद में ओवर द टाइम क्या हुआ, फिलामेंट में जैसे इस तरह से साइज थी कि बीच में हमारा ज़्यादा यहाँ पे मासेस थी, तो बीच में बड़े बड़े हमारे जो प्लेनेट हैं जैसे जुपिटर और सैटर्न हमारे बीच में बने फिलामेंट के, और जैसे जैसे फिलामेंट के छोर में आप जाएंगे तो इसकी जो मटेरियल थी वो कम होती गई, तो यहाँ पे छोटे छोटे ग्रह बने, ठीक है। तो आप देख सकते हो बीच से जैसे दूर हम जाते हैं यहाँ पे छोटे ग्रह हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें हमारे ये हो गया मार्स हो गया, ये हमारे अर्थ हो गया, तो अर्थ हमारा एक तरह से मीडियम साइज का ग्रह है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे प्लेनेट बने, और ये जो हमारी एक टाइडल हाइपोथेसिस और क्या बोलती है कि हमारे उपग्रह कैसे बने, ठीक है, सैटेलाइट कैसे बने। तो इन्होंने बोला कि जो बड़े ग्रह थे जैसे कि हमारे जुपिटर और सैटर्न, इसको कूलिंग होने में ज़्यादा टाइम लगा, इसी कारण से इसके जो मटेरियल जो बचे थे वो हमारे यहाँ से सैटेलाइट बने, और बहुत सारे सैटेलाइट देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ जो छोटे हमारे ग्रह थे जैसे हमारी मरकरी हो गया, वीनस हो गया, ये साइज में इतने छोटे थे और इतनी जल्दी इनकी कूलिंग हो गई कि इनकी उपग्रह बनने का टाइम ही नहीं मिला, ठीक है। इसलिए इनके कोई भी उपग्रह या कोई भी हमारी सैटेलाइट नहीं है। अर्थ और हमारी जो मार्स है थोड़ा सा मीडियम साइज़ के हैं, इसलिए यहाँ पे एक एक उपग्रह देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अर्थ का ओरिजिन इस तरह से हुआ, फिलामेंट के हमारी मिडिल में नहीं है अर्थ, हमारी थोड़ी सी साइड में है, इसलिए हमारे छोटे यहाँ पे साइज बने और एक उपग्रह बना। तो इस तरह से ओरिजिन बताता है अर्थ के हमारे कैसे हुए, सोलर सिस्टम के कैसे ओरिजिन हुआ, एज पर टाइडल हाइपोथेसिस गिवन बाय जीन्स और जेफरीज, ठीक है। तो ये हमारी पूरा कॉन्सेप्ट है। आदिम सूरज जो था वो हमारे क्या था, स्थिर था और अपनी धुरी पे घूमता था, और दूसरा हमारी घुसपैठ तारा था इंट्रूडिंग स्टार, वो क्या करता था, आकार में बहुत बड़ा था, और इसके आकार में बड़े होने के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा थे, इसीलिए हमारी प्रिमिटिव सन से जो मटेरियल थी वो हमारे पुलअप करने में हमारा ज़्यादा सक्सेस हुआ, ठीक है। तो ये हमारी मेन कॉन्सेप्ट है जीन्स एंड जेफरीज का। अब इसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हमें सपोर्ट करता है, क्या क्या एविडेंस हैं जो सपोर्ट करते हैं टाइडल हाइपोथेसिस की सही होने की चांसेस को, ठीक है। तो पहला सपोर्ट है कि जो हमारे ग्रह की जो साइज है उसको करेक्टली एक्सप्लेन करने में ये एक तरह से सक्सेसफुल हासिल की, ठीक है। क्योंकि इन्होंने बोला कि जो मटेरियल है वो हमारे फिलामेंट साइज के निकले और बीच का मटेरियल से हमारे बड़े ग्रह बने और बाकी का छोटे ग्रह बने।
तो ये भी हमारे करेक्टली एक्सप्लेन करने में ये सक्सेसफुल हासिल किया है। इसके अलावा उपग्रह बनने के लिए भी इन्होंने लॉजिक ठीक दिया कि बड़े ग्रह थे वो हमारे कूलिंग होने में ज़्यादा टाइम लिए, इसीलिए बड़े ग्रह के उपग्रह हैं, छोटे ग्रह के उपग्रह नहीं हैं, क्योंकि हमारी कूलिंग बहुत तेज़ी से रैपिडली वो हमारे कूल हो गए। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि जो हमारी सोलर सिस्टम में सारे जो ग्रह हैं वो हमारे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मान लो क्लॉकवाइज ऐसे क्लॉक हमारी घूमती है तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है, यानी रिवोल्यूशन सारे जो प्लेनेट की एंटी क्लॉकवाइज होती है, क्योंकि फिलामेंट भी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था। तो रिवोल्यूशन की डायरेक्शन को भी करेक्टली एक्सप्लेन करने में जो टाइडल हाइपोथेसिस थी वो सही रही है। और रोटेशन की बात करें तो वीनस और यूरेनस को छोड़कर सारे जो प्लेनेट हैं एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, यानी वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, जैसे पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है वैसे ही सारे ग्रह भी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। ये भी आप बोल सकते हो कुछ हद तक हमारी जो टाइडल हाइपोथेसिस थी इस फिनोमेना को सही साबित की है। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट से। अब इसे क्रिटिसिज्म देख लेते हैं टाइडल हाइपोथेसिस की, या एवोल्यूशन देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे एक गलत है। तो एक्चुअली हमारी जो प्लैनेट है, कुछ जो प्लैनेट है वो हमारे हैवियर मटेरियल्स बने हुए हैं। जैसे आप अर्थ के देख लो, ठीक है, अर्थ को देख लो, मार्स को देख लो, और हमारी जो वीनस है, मरकरी है, उनकी देख लो। इनकी जो मटेरियल है वो हमारे सॉलिड पार्टिकल से बने हुए हैं। लेकिन जैसा कि टाइडल हाइपोथेसिस बोलता है कि जो सन के आउटर स्पेयर से जो फिलामेंट निकले हुए थे उसी से कूल होके हमारी प्लैनेट बने हैं। तो कायदे से जो हमारी सन के जो आउटर मटेरियल थे वो हमारे गैसियस फॉर्म में थे। ठीक है, लाइटर मटेरियल थे। तो ये जो गैसियस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म हैवियर हमारी जो प्लैनेट है कैसे बने, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इसीलिए हमारी जो हाइपोथेसिस है वो हमारी डाउटफुल है। ठीक है, कायदे से होना चाहिए टाइडल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग सारे जो प्लैनेट है वो हीलियम और हाइड्रोजन के जो एलिमेंट्स हैं उससे बने होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक क्रिटिसिज्म देखने को मिलती है। इसके अलावा दूसरी क्रिटिसिज्म क्या है कि हमारे जो हमारे यूनिवर्स हैं, गैलेक्सी हैं, उसमें जो तारे की जो डिस्टेंस है इतनी ज़्यादा दूर हैं कि इतनी पास आने की चांसेस ना के बराबर हैं। ठीक है, फिर भी जो हमारी ये तारा जो वेंडरिंग जो हमारी इंट्रूडिंग जो हमारी सन थी, वो हमारी इंट्रूडिंग जो तारा थी कैसे नज़दीक आई, कहाँ से आई, फिर कहाँ गई, इस सब के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन टाइडल हाइपोथेसिस नहीं देता है। ठीक है, तो ये हमारी क्रिटिसिज्म हो गए, और इसमें हम लोग सपोर्ट भी देखे थे, क्या क्या एविडेंस हमारी है उसको भी देखे, और मेन जो कॉन्सेप्ट है टाइडल हाइपोथेसिस की उसको भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किए। इसके अलावा कोई भी पॉइंट यदि छूट गया हो और आपको कोई भी पॉइंट इसमें मालूम हो एडिशनल टू हम लोग क्या डिस्कस किए हैं, तो प्लीज़ उस पॉइंट को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट करके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आप कमेंट करके ये भी ज़रूर बताना कि आपको टाइडल हाइपोथेसिस समझ में आई कि नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे फीडबैक ज़रूर देना वीडियो में कमेंट करके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।